हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 14th है। कंपाउंड एक्स कंटेनिंग क्लोरीन ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग अमोनिया गिव्स सॉलिड वाई। तो एक्स का रिएक्शन जब करते हैं अमोनिया के साथ तो वाई बनता है विच इज फ्री फ्रॉम क्लोरीन। तो एक्स में क्लोरीन है लेकिन वाई में क्लोरीन नहीं है। बाई एनालाइज्ड एज कार्बन 49.31%, हाइड्रोजन इतना, नाइट्रोजन इतना, एंड रिएक्ट्स विथ Br2 एंड कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा आपका NaOH होता है। तो ये जो बाई है उसका रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस NaOH से बाई का। तो बाई का जब रिएक्शन इससे होता है तो जेड बनाता है और जेड रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से HNO2 से, तो इथानल बनता है C2H5OH। मतलब जेड आपका एमीन है और बाई से एमीन बन रहा है, Br2 प्लस NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं। ये एक्चुअली में होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है। आप अगर देखिए ध्यान से तो एमाइड से एमीन बन रहा है और जेड फिर एमीन से अल्कोहल बन रहा है। तो बाई आपका एमाइड होगा RC डबल बॉन्डो NH2। अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है बाई में। तो बाई में 3 ही एटम है, सॉरी 4 एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो बच गया वो ऑक्सीजन होगा। तो अब आप इंपेरिकल फॉर्मूला बाई का निकाल लीजिए। सभी का मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप बाई का मास मान लीजिए टोटल 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कार्बन का मास 49.31% कितना होगा? तो 49.31 ग्राम ही होगा। तो कार्बन का मास हो जाएगा 49.31 ग्राम, हाइड्रोजन का मास होगा 9.59 ग्राम, नाइट्रोजन का मास होगा 19.18 ग्राम। अब बच गया जो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 49.31 माइनस 9.59 माइनस 19.18। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 21.92 ग्राम। तो सभी का मास निकल गया। सभी का मास निकल गया तो आप मोल भी निकाल सकते हैं। तो मोल के लिए सबके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो 49.31 को 12 से डिवाइड कीजिए क्योंकि कार्बन का मास होता है 12। इसका तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो एज इट इज रह जाएगा 9.59। 19.18 को 14 से डिवाइड कीजिएगा, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, और 21.92 को 16 से, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो आपका ये आएगा 4.10 सोल्व करने के बाद, और ये तो 9.59 ही रहेगा, और ये हो जाता है 1.37, ये भी 1.37। तो बाई में कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन इस रेशियो में है। तो इसको आप सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1.37। तो इससे सभी को डिवाइड कर दीजिए। तो 1.37 से डिवाइड होगा तो ऑक्सीजन में 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें आपका 7 आ जाता है और ये 3 आता है। 1.37 इंटू 3 कीजिएगा तो 4.10 आएगा। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:7:1:1। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C3H7NO, और यही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी होगा। क्यों? तो इसका 2 रीजन है। पहला तो C डबल बॉन्डो NH2 जो एमाइड है, इसमें एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए इंटू एन इंटीजर से, सॉरी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर में निगेटिव भी आता है। तो 1 2 3, तो अगर 2 होगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, लेकिन एमाइड में एक ही ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए ये मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों है। या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से ज्यादा होगा, 6 9 इस तरह से होगा। तो जब एमाइड बनेगा तो एक ही कार्बन जाता है, तो एक कार्बन जाता है तो जेड में 2 कार्बन रहेगा जो एमाइड बनेगा, C2 और NH2। उसके बाद नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन जाता है और OH लगता है, मतलब NH2 जाता है, OH लगता है। तो 2 कार्बन से 2 कार्बन ही बना है। मतलब कि अगर ज्यादा रहेगा, 6 कार्बन रहेगा तो 5 कार्बन एटम होना चाहिए था अल्कोहल में। तो दोनों रीजन से पता चल रहा है कि ये मोलिकुलर एज वेल एज इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो आपके पास 3 कार्बन एटम का एमाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्डो NH2, ये आपका X होगा। देखिए C3H7, तो 1 2 3 कार्बन, 3 + 2 + 2 7 हाइड्रोजन। अब Br2 प्लस NaOH, तो होफमान
ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो सी डबल बॉन्डो को छिपा दो तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 NH2 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन होगा HNO2 नाइट्रस एसिड से, HNO2 या फिर NaNO2 HCl बोल लीजिए, बात बराबर है। तो ये क्या करता है, NH2 प्लस N2 प्लस में कन्वर्ट करता है, CH3 CH2 N2 प्लस, और ये N2 लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा क्योंकि ये एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से कनेक्टेड है। तो आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा CH3 CH2 प्लस, और ये H2O से OH एक्सेप्ट करके इथानल बनाएगा, मतलब H2O में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर रहता है अटैक करेगा। तो CH3 CH2 OH, अब बोलिएगा OH2 ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया तो ये होना चाहिए, तब ये पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए H प्लस रिलीज कर देगा तो OH बचेगा, आपके पास इथानल बन जाएगा। इस तरह से इथानल आपका Z होगा, सॉरी Z नहीं, Z तो आपका ये है 1 डिग्री एमीन, बाई है आपका एमाइड, और X बनता है X कंटेनिंग क्लोरीन ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग अमोनिया गिव्स बाई। तो जब X आपके पास है, इसका रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं NH3 हीट, तो ये एमाइड बनता है और इसमें क्लोरीन एटम है, मतलब ये एसिड क्लोराइड होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्डो Cl, तो ये आपका X हो जाएगा, जिसका कि रिएक्शन अमोनिया से होगा तो ये C डबल बॉन्डो NH2 बना लेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर, SN2TH मैकेनिज्म। तो इस तरह से आपका ये X बन गया, X बाई और Z। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला इसका यूज करना पड़ा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता तो आप इसको डायरेक्ट रिवर्स में जाके पता कर सकते हैं XYZ क्या होगा। जैसे देखिए इथानल बना है और आपको पता है कि इथानल बना है नाइट्रस एसिड के रिएक्शन से, मतलब कि ये 1 डिग्री एमीन होगा Z, तो यहाँ पे OH के जगह NH2 रहता है, NH2 से जब रिएक्शन होता है तो N2 प्लस बनाता है, फिर कार्बोकेटायन, फिर H2O से ये OH एक्सेप्ट करके बना लेता है, मतलब कि पता चल जाएगा आपको इथानल से कि Z क्या है, CH3 CH2 NH2। इसके बाद Z बन रहा है, बाई का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 प्लस NaOH, तो आपको पता है कि RC डबल बॉन्ड O NH2 का जब रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस NaOH से तो RNH2 बनता है, मतलब NH2 के बीच में C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए तो बाई बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और बाई बना है अमोनिया को हीट किए हैं क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो ये एसिड क्लोराइड होगा तभी ये एमाइड बना सकता है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, नहीं तो एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो सकता था, लेकिन क्लोरीन लिखा है मतलब कि एसिड डेरिवेटिव में आपका एसिड क्लोराइड ही है। तो इस तरह से आप XYZ पता कर सकते थे। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, ए बेसिक वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड गिव है होल स्मेलिंग गैस व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। पोटास आपका KOH होता है, तो ये फॉल स्मेलिंग गैस बना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले ए 0.295 ग्राम सैंपल ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन एक्वस HCl एंड ट्रीटेड विद NaNO2 सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस liberated a colorless odorless gas whose volume corresponding to 112 ml at STP। तो जो सब्सटेंस है उसका 0.295 ग्राम का रिएक्शन यदि करवाते हैं NaNO2 HCl से, मतलब नाइट्रस एसिड से, तो ये कलरलेस ऑडरलेस गैस रिलीज करता है जो कि STP पे 112 ml होता है। आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ द गैस वाज कंप्लीट, द एक्वस सॉल्यूशन वाज डिस्टिल्ड टू गिव एन ऑर्गेनिक लिक्विड which did not contain nitrogen and which on warming with alkaline and iodine gave a yellow precipitate, identify the original substance। तो आपको ये पूरा पढ़ के पता चल गया होगा कि ये 1 डिग्री एमीन है और एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि अगर एरोमेटिक एमीन रहेगा तो गैस रिलीज नहीं करता है। एलिफेटिक एमीन RNH2 से RN2 प्लस बनाता है, उसके बाद फर्दर N2 प्लस मतलब N2 गैस रिलीज कर देता है और R प्लस कार्बोकेटायन बनता है, जो कि फर्दर ये H2O से OH एक्सेप्ट कर लेता है। गैस वाज कंप्लीट, द एक्वस सॉल्यूशन वाज डिस्टिल्ड, एक्वस सॉल्यूशन H2O से ये ऑर्गेनिक लिक्विड अल्कोहल बनाएगा OH एक्सेप्ट करके ROH, और N2 आपका कलरलेस ऑडरलेस गैस होता है, जिससे कि और साफ हो गया। ये N2 गैस रिलीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम 112 ml है। इसके बाद
ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो फॉल स्मेलिंग गैस बनाता है जब CHCl3 और KOH रिएक्शन होता है, CHCl3 प्लस KOH। तो ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, 1 डिग्री एमीन देता है और ये आइसोसाइनाइड बनता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। यही आपका फॉल स्मेलिंग गैस है। इसके बाद 0.295 ग्राम का सैंपल यदि है, ये जो एमीन है, तो उससे 112 ml N2 गैस रिलीज होता है STP पे। और आपको पता होगा कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है STP पे, मतलब 1 मोल जो है वो 22,400 ml वॉल्यूम कवर करता है ml। तो इतना ml के करस्पॉन्डिंग 1 मोल होता है, तो 1 ml के करस्पॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाय 22,400 मोल, तो 112 ml के करस्पॉन्डिंग 1/22400 इंटू 112। अब आपको पता चल रहा होगा 112 से डिवाइड करेंगे तो 200 टाइम्स आएगा, मतलब N2 गैस जो रिलीज हुआ है उसका मोल है 1/200। और RNH2 से RN2 प्लस बनता है, मतलब जितना मोल RNH2 एमीन का होगा उतना ही मोल N2 का बनेगा। तो 0.295 ग्राम एमीन का मोल सेम होगा N2 से, मतलब 1/200 मोल एमीन का वेट है 0.295 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना होगा? 1 मोल का वेट होगा 0.295 इंटू 200 अपॉन 1000, 5 टाइम्स 295 डिवाइडेड बाई 5, ये तो 5 और 45 तो 9, तो 59 ग्राम 1 मोल एमीन का वेट है, मतलब मोलिकुलर वेट 59 ग्राम है। RNH2 का वेट है 59 ग्राम। तो इसमें अल्काइल ग्रुप कितना है, मतलब कितना कार्बन एटम होगा? तो NH2 के कारण वेट होगा 14 प्लस 2 16। तो अल्काइल ग्रुप का वेट है 59 माइनस 16 43 ग्राम। तो 43 ग्राम वेट है, तो कितना कार्बन एटम होना चाहिए? CH3 CH2, इसका वेट होता है 12 प्लस 5 29, एक और CH2 प्लस 14, तो 29 प्लस 14 43 ग्राम, मतलब अल्काइल ग्रुप आपका है C3H7। तो ये जो RNH2 है ये आपका 1 डिग्री एमीन होना चाहिए और अल्काइल ग्रुप C3H7NH2। तो दो पॉसिबिलिटी है 1 डिग्री एमीन होने का, CH3 CH2 CH2 NH2, और एक पॉसिबिलिटी है CH3 CH CH3 NH2, मतलब ये 1 पोजीशन पे एमीन लगा हुआ है और ये 2nd पोजीशन से एमीन लगा हुआ है, दोनों 1 डिग्री एमीन है। अब जब इसका रिएक्शन NaNO2/HCl से होगा तो ये पहले तो N2 प्लस बनाएगा, फिर OH एक्सेप्ट करेगा, तो OH एक्सेप्ट करेगा तो प्रोपेनॉल बनाएगा, प्रोपेन 1 ओल, CH3 CH2 CH2 OH। सिमिलरली NH2 के जगह यहाँ भी OH लग जाएगा, तो आपका CH3 CH OH CH3। अब ये जो बना है वो I2/OH माइनस, I2 और बेस के प्रेजेंस में येलो प्रेसिपिटेट बनाता है CHI3, मतलब कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 CHOH का परिएंट होना जरूरी है। तो इस केस में CH3 CHOH ग्रुप है, यहाँ पे CH3 CHOH नहीं है, मतलब आपका ये वाला एमीन है, 2nd पोजीशन से NH2 ग्रुप अटैच होगा। आइडेंटिफाई द ओरिजिनल सब्सटेंस। तो ओरिजिनल सब्सटेंस आपका है आइसोप्रोपाइल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन नहीं होगा, आइसोप्रोपाइल एमीन। इसके बाद 16th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए व्हिच रिएक्ट्स विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव ए सॉलिड इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो ए का रिएक्शन जब करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड PHSO2Cl, तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यदि एमीन का रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री एमीन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सोल्यूबल होता है। 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन होता है तो इनसोल्यूबल होता है अल्कली में, और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता है 3 डिग्री एमीन,
तो आपका 2 डिग्री एमीन है ये C3H9N, क्योंकि ये अल्कली बेस में इनसोल्यूबल है। अगर सोल्यूबल रहता तो 1 डिग्री एमीन होता। तो C3H9N और 2 डिग्री एमीन बनाना है तो नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच करना होगा और 1 हाइड्रोजन। यहाँ 3 कार्बन एटम है और 2 अल्काइल ग्रुप बनाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन एटम का हो और 1 2 कार्बन एटम का। तो अल्काइल ग्रुप CH3 और मिथाइल होगा, मतलब नाइट्रोजन से 1 CH3 अटैच होगा और 1 C2H5 अटैच होगा। तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया। इसका रिएक्शन जब PHSO2 Cl से होगा तो ये Cl और H जाएगा, नाइट्रोजन से SO2 अटैच हो जाता है। तो यहाँ से नाइट्रोजन CH3 और C2H5 एज इट इज रहेगा। इसके बाद SO2 PH प्लस HCl। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, ये अटैक करता है सल्फर से और Cl माइनस बाहर चला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है। अब ये इनसोल्यूबल क्यों होता है? तो एक्चुअली में 2 डिग्री एमीन में एक ही हाइड्रोजन रहता है, तो एक हाइड्रोजन होने के कारण ये H+ लीज करेगा तो वो हाइड्रोजन चला जाता है। अब नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए इनसोल्यूबल होता है। जबकि 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन रहता है RNH2, तो एक H+ लीज होता है तो एक हाइड्रोजन रह ही जाता है। एक हाइड्रोजन रहता है मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसलिए बेस के प्रेजेंस में सोल्यूबल रहता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है बेस से। और 3 डिग्री एमीन, तो 3 डिग्री में ये वाला हाइड्रोजन भी R ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो इस केस में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल रहता है। क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं 3 डिग्री में, तो H+ रिलीज नहीं कर पाएगा तो स्टेबल नहीं बनाता है, इसलिए रिएक्टेंट में ही स्टेबल है, खुश है, रिएक्शन करना नहीं चाहता है। 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं होता है इन्सवर्ग रिएजेंट से। इसके बाद अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।